हेलो बच्चों, आप सभी का चाहत मन की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th। जी दोस्तों, क्लास 10th 2024 क्लास 10 2024 के बारे में, साइंस के पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो यही पेपर, जी हाँ दोस्तों, यही वायरल जो पेपर है, आपको वायरल पेपर जो है ये 101% देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हम ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टोटली हम साइंस के 10 सेट कराने वाले। कितने दोस्तों? 10 सेट। उनमें से ही आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 3.25 घंटे का आपका ये पेपर होगा और 80 नंबर का यहाँ पर आपका पूर्णांक होगा। पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का हम आपको कराने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, 1 बाय 1 करके सभी का आंसर हम जान लेंगे किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। तो रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है? वाल्व है, निलय की दीवार है, आलिंद की दीवार है, उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों वाल्व जो होते हैं, क्या दोस्तों? वाल्व जो होते हैं, वाल्व ये क्या करते हैं? संकुचन के समय हृदय के रक्त प्रवाह को, पश्च रक्त प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों को रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ध्यान देना कि एक जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो विद्युतीय संकेत है, इनका रासायनिक संकेतों में परिवर्तन जो होता है वो तंत्रिका अक्ष पर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तंत्रिका अक्ष पर होता है। दोस्तों पहले ही बोल रहे, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका वायरल पेपर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मानव में मस्तिष्क का कार्य होता है सोचना होता है, संतुलन बनाना होता है, हृदय स्पंदन होता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मानव में जो मस्तिष्क का कार्य होता है, सोचना भी होता है और हमारी बॉडी का संतुलन बनाना भी होता है, हृदय स्पंदन भी होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? इसमें आ जाएगा आपका आंसर उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई जीनीय संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो इसका बाह्य लक्षण क्या होगा? गोल हरा होगा, या झुर्रीदार पीला होगा, या गोल पीला होगा, या हरा झुर्रीदार होगा। तो दोस्तों कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल आर, यानी कि दोनों कैपिटल हैं, तो इनका जो बाह्य जो लक्षण होगा वो क्या होगा? गोल पीला होगा। क्या होगा दोस्तों? गोल पीला होगा। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण आई का मान होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपतन कोण जो आई होता है उसका मान होता है परावर्तन कोण से ज्यादा होता है, परावर्तन कोण के समान होता है, परावर्तन कोण से कम होता है, उपयुक्त सभी। तो आपतन कोण जो आई है इसका जो मान है वो परावर्तन कोण के समान होता है। क्या होता है दोस्तों? परावर्तन कोण जो होता है उसके समान होता है। दोस्तों हम पहले ही बोल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है दोस्तों? हर एक क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाह्य आघातों से आंख की रक्षा करता है। अब बाह्य आघातों से आंख की रक्षा कौन करता है? कॉर्निया है, परितारिका है, रक्त पटल है, या श्वेत पटल है। तो दोस्तों बाह्य आघातों से, यानी कि हमारे जो बाह्य आघात है उससे आंखों की सुरक्षा कौन करता है? तो श्वेत पटल होता है, जो आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, और ये श्वेत पटल ही क्या करता है? बाहरी आघातों से आंख की रक्षा करता है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर, यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एक परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रभावित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब दोनों बिंदु के बीच व्यवांतर क्या होगा? तो दोस्तों व्यवांतर 1 वोल्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? 1 वोल्ट होगा। इस तरह से आप आंसर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों चालक तार का जो प्रतिरोध है निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ये बेटा निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे वातावरण में कोई खुली वस्तु पड़ी हुई है और उसके ऊपर क्या हुआ दोस्तों? खुली वस्तु पड़ी होने पर भूरी परत चढ़ गई है, उस पर क्या चढ़ गई है? भूरी परत चढ़ गई। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे, संचारण कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे, द्युविस्थापन कहेंगे। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण। उसे प्रक्रिया को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? संचारण कहेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बेटा नोट करते चलिए, क्योंकि यार ये हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है दोस्तों? रहने वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ना अच्छी तरीके से, भाई हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है,
धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण होता है? तो धातु से संयोजक जो कोष होता है उससे इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण होता है दोस्तों? ऋणायन का होता है, धनायन का होता है, धनायन और ऋणायन दोनों का होता है या किसी एक का निर्माण होता है? तो धनायन का निर्माण होता है। होता क्या है दोस्तों कि जो धातु होता है, जैसे कोई भी धातु है, ये धातु है, इससे इलेक्ट्रॉन कोष से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना ये, तो इससे धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? धनायन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों O3। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा? O2 होता है। ऑक्साइड भी नहीं है, ओजोन है या आर्गन है। तो ध्यान रखना, ओजोन जो होता है, ओजोन को O3 इसका प्रतीक होता है, O3 इसका प्रतीक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांतों का दंत क्षरण किस उम्र में शुरू होता है? तो ध्यान रखना कि दांतों का जो दंत क्षरण होता है वो 5.5 से कम होने पर, या 6.5 से कम होने पर, या 7.5 से कम होने पर, या 8.5 से कम होने पर शुरू हो जाता है। तो बेटा दांतों का जो दंत क्षरण है वो 5.5 से कम होने पर ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प में नर जनन भाग किसका नाम होता है? तो नर जनन भाग कौन सा है पुष्प में? तो अंडाशय होता है, ये तो माता जनन का भाग होता है। वर्तिका अगर बिल्कुल नहीं है तो पुंकेसर जो होता है ये नर जनन का नाम है, नरजनन पुष्प के भाग का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है? कठोर लोहे से, नरम लोहे से, या किसी भी प्रकार का लोहे से बनाया जा सकता है, या फिर नरम और कठोर दोनों प्रकार के लोहे से बनाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो विद्युत चुंबक होता है वो किससे बनाया जाता है? नरम लोहे से बनता है। किससे बनता है? नरम लोहे से ही विद्युत चुंबक बनता है। तो ये अब सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखना। ठीक है, क्या करना है आपको बेटा? ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा रिक्त स्थानों की यहाँ पर हमें बेटा पूर्ति करनी है। ठीक है, क्या करनी है? रिक्त स्थानों की हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा? पूर्ति करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय कहते हैं। तो वो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय कहते हैं? तो पहले ही बोल रहे हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन वायरल हैं, 100% वायरल है। तो पहले ही सारे क्वेश्चन को नोट करते चलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर करनी है, बेल आइकन को भी प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा? टाइलिन एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइलिन एंजाइम आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो टाइलिन यहाँ पर आपको लिख लेना, ये क्या है? टाइलिन है दोस्तों। क्या है? टाइलिन जो एंजाइम होता है उसको लारीय एंजाइम कहते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है। तो प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है तो वो होता है दोस्तों पोटेशियम होता है। कौन सा होता है? पोटेशियम जो तत्व है ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है पोटेशियम होता है। ठीक है, मादा में अंडाशय की संख्या खालिस्तान जोड़ी होती है तो एक जोड़ी होती है। कैसी होती है? एक जोड़ी होती है। ठीक है, वैसे अंडाशय तो 2 होते हैं पर जोड़ी कितने होते हैं? वो दोनों होते हैं, 2 जोड़ी, मतलब जोड़ी एक होता है वैसे 2 होते हैं वो। ठीक है, मतलब एक जोड़ी में 2 आते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। और जो नल के जल का पीएच कितना होता है? तो नल के जल का जो पीएच होगा बेटा वो हो जाएगा आपका 7.5 है, वो नल के जल का पीएच हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन वायरल है। जिस दिन बोर्ड एग्जाम देने जाओगे यही पेपर देखने को मिलेगा। तो ठीक है भाई, आज ही इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 है, ये जल का अपवर्तनांक होता है। इस तरीके से नोट कर लो। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में खालिस्तान में संयोजित किया जाता है। तो किस परिपथ में संयोजित किया जाता है? वोल्ट मीटर को। तो किस में करते हैं बेटा? समांतर क्रम में करते हैं। किस में? समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है ना दोस्तों, उसको सदैव किस परिपथ में? समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अगला ऑप्शन आपका ये रहेगा। तो भाई जितनी भी रिक्त स्थान है, सारे जो क्वेश्चन है ना भाई, हर एक क्वेश्चन को अच्छे नोट कर लो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपके अति लघुआत्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। और अति लघुआत्मक प्रश्न की अगर हम बात करें, पहला है दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? अब दही में उपस्थित जो अम्ल है उसका रासायनिक नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? लैक्टिक जो अम्ल होता है ये दही में उपस्थित होता है। क्या है? और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? लैक्टिक अम्ल है जो दही में उपस्थित होता है। ठीक है, इसे ही आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन को करते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन भी आपके 1-1 नंबर के ही आएंगे, मतलब छोटा छोटा आंसर इनका आपको देना है। ठीक है, छोटा छोटा ही आंसर आपको देना, ज़्यादा लॉन्ग आंसर
नहीं करना, वर्ड लिमिट की थोड़ी ध्यान रखना है आपको, उस तरीके से एक नंबर का ही ये क्वेश्चन आपका रहेगा। अब है दोस्तों कि जो हीरा है, क्या है दोस्तों, हीरा है, हीरा चालन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। तो आपको बताना है कि जो हीरा है वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, क्या कारण है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसका आंसर हमने नोट करके रखा है कि हीरा जो होता है, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एक अच्छा कुचालक होता है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है और ये एक अच्छा कुचालक होता है। शुद्ध हीरा विद्युत का चालन करने में असमर्थ होता है, कि जो शुद्ध हीरा होता है, बिल्कुल शुद्ध हीरा होता है, वो विद्युत का चालन करने में असमर्थ होता है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु के बाहरी आवरण में किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ध्यान से इसको नोट कर लो कि हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। तो इसका आंसर यही है कि हीरा जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों ये एक अच्छा कुचालक होता है, और शुद्ध जो हीरा है वो विद्युत का चालन करने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें किसी भी कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ये आप देख सकते हो कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6 होता है। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, बिल्कुल राइट आपका रहने वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, तंत्रिका तंत्र जो है इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। आपको बता देना है कि तंत्रिका जो तंत्र होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरॉन कहते हैं। एकदम बिल्कुल सही है कि यह नोट कर लो आप कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो किस विधि के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम में जनन बहुविभाजन और विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, बहुविभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, और दोस्तों आंसर भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से लिखना है, मतलब हर एक क्वेश्चन के बीच में इतना गैप आपको देना है, हर एक वर्ड के बीच में इतना गैप देना है, एक पेन के बराबर वर्ड गैप दे दे के आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है कि जो वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी में संबंध होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, कि फोकस दूरी जो ये है ये वक्रता त्रिज्या के कैसी होती है, आधी होती है। इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए, तो मुख्य अक्ष की क्या परिभाषा लिखनी है आपको। मुख्य अक्ष की परिभाषा है दोस्तों, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान देना कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपका, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्या है, ठीक है, इस तरीके से कि क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दोनों दिशाएं हैं और दिक्सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव ही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, संभव नहीं होता। इस तरीके से आंसर आपको लिख देना है। इस तरीके सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, वो आप देख सकते हो, बैकखंड आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 20 सेक्शन हो जाएगा, अति लघुआत्मक ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, वर्ड लिमिट रहेगी 50 शब्द में आपको ये आंसर देना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, तो नोट कर लेना। क्या कर लेना दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। 101% ये कैसा है, वायरल पेपर है। क्या है दोस्तों, वायरल पेपर आपका रहेगा, तो हर एक चीज़ को नोट कर लेना है। यौगिक एक्स और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की पटरी जोड़ने में किया जाता है। तो मतलब ये आपको निकालना है, इसमें एक्स को पहचानिए, अभिक्रिया का नाम बताना कौन सी अभिक्रिया है, और उसमें इसकी अभिक्रिया भी आपको लिख देनी है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना। वक्रत गंधिता को आपको समझाना है, तो भाई 50 वर्ड में ही समझाना है, ज़्यादा लंबी परिभाषा इसकी नहीं देनी है। तो ठीक है, तो 2 नंबर में इसका आंसर आपको लिख देना। वक्रत गंधिता को समझाना है कि वक्रत गंधिता क्या होती है, किस तरीके से पदार्थों को सड़ने से रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, 4 प्रकारात्मक समूह के नाम बतानी है। तो 4 प्रकारात्मक समूह के नाम ही बस आपको लिखने, ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखने। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन करना घातक क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है दोस्तों, इससे मृत्यु भी हो जाती है। क्यों होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब है पौधों में शरीर का पोषण कैसे होता है, ये आपको 2 नंबर का है, तो अच्छे से लिख देना है। और सामान्य वृद्धि एवं लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है,
अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा वो भी आप देख लीजिएगा कि मादा जनन तंत्र क्या है दोस्तों। मादा जनन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। ओनली आपको यहाँ पर फिगर ही बनाना है, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 नंबर का आएगा, ओनली चित्र बनाना है और चित्र बनाकर सारी चीज़ें आपको दर्शा देनी है, नेम वगैरह लिख देना है। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन कोण पर प्रवेश करेंगी तो तब मार्ग दर्शाते हुए एक किरण रेखा बनानी है, जैसे हवा और पानी में एक किरण की रेखा ही बनानी है ओनली। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। तो उत्तल दर्पण जो होता है उसमें बने जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति आपको लिखनी है और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। नोट करते चलो हर एक क्वेश्चन को। 13वां नंबर का है चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं का गुण क्या होता है। तो गुण आपको बताना है, ज़्यादा गुण नहीं लिखने, बस 4 आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लघु पतन से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा ही आपको लिखनी है। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां पर्यावरण को अनुकूल रखने के लिए वो आपको बता देनी है। अगला सेक्शन आपका आ जाएगा, मतलब सी सेक्शन आ जाएगा और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लो, क्या कर लो दोस्तों, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वायरल हमारा पेपर रहने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपको लिखनी है, एक उदाहरण देना है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण देना है। तो इस तरीके से ये आपको समझा देना है। 17वां है पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, और किन्हीं 2 पादप हार्मोन के कार्य भी आपको लिखने। और अनुमस्तिष्क अथवा में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप किसी को भी कर सकते हो, 3 नंबर का रहेगा। मेंडल के द्विसंकरण नियम को लिखिए। तो मेंडल का द्विसंकरण नियम कौन सा है, ये तृतीय नियम होता है मेंडल का, और पृथक्करण का ये दूसरा नियम होता है। तो तृतीय नियम को अगर आप समझाओगे तो इसको थोड़ा इसमें लिखना है और चार्ट भी बनाना है। इसमें क्या बनाना है, चार्ट आप बना दीजिएगा, ठीक है। अगला है कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका एक कारण बताना है आपको। और हम वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, ये 3 नंबर का है। तो थोड़ा थोड़ा आपको बताने देना है, ठीक है। अथवा में टिंडल प्रभाव आएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं वो आपको समझा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रहेगा। अब आपका डी सेक्शन रहेगा। डी सेक्शन में अम्ल किसे कहते हैं, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं। इस तरीके से इनकी डेफिनेशन अब लिख दिए। H+ का क्या करते हैं, क्या होता है कि जब धातु कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो वो आपको समझा देना है, ठीक है। और किसी धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये अथवा में आ जाएगा। अमीबा की पोषण विधि का संचित्र वर्णन करना भाई 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। और 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा दोस्तों वायरल पेपर। क्या रहेगा, ये आपका वायरल पेपर रहेगा। तो भाई आज ही इस चीज़ को नोट कर लो और आज ही सारे क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।